गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, शुरू के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि C++ में क्लास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि C++ OOP को सपोर्ट करती है। तो OOP का जो एसेंशियल फीचर है वो क्लास भी है। उससे पहले कि हम क्लासेस का निर्माण करें, उनको क्रिएट करें, उनको डिफाइन करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि C लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर्स थे उनको हम ब्रीफली रिवाइज कर लें, क्योंकि समवॉट क्लासेस भी ठीक उसी प्रकार से डिफाइन की जाती है या क्रिएट की जाती है जिस प्रकार से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे। क्योंकि लॉजिकली जो डेटा आइटम्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसके ग्रुप को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, which is nothing but a template which serves as a data type to another variable। एक बार आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, हम फिर उस स्ट्रक्चर के टैग नेम को यानी कि टेम्पलेट के नेम को यूज करके एज ए डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट CHAR नेम 20, INT एज, INT रोल नंबर। ये हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करें पिक्टोरियली, नेम, एज और रोल नंबर, these are nothing but the names of the member of student structure। (20 bytes), integer 2 bytes, again integer 2 bytes। ये सिर्फ टेम्पलेट है, ये सिर्फ एक आपका ड्राइंग है, ये सब आपका एक ब्लूप्रिंट है। कंपाइलर इसके लिए मेमोरी में कोई जगह नहीं रोकता है स्टूडेंट के लिए। बट अगर हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU1 STU2 इस तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं, तो STU1 STU2 कैसे हो गए? स्ट्रक्ट स्टूडेंट जैसे हो गए। यानी कि STU1 STU2 इन दोनों की डेटा टाइप को इससे व्यक्त किया जा रहा है। यानी कि STU1 के लिए भी मेमोरी में इतनी जगह मिलेगी, STU2 के लिए भी मेमोरी में इतनी जगह मिलेगी। तो STU1 के मेंबर भी होंगे नेम, एज,
और रोल नंबर। इसी प्रकार से STU2 के भी मेंबर होंगे, नेम, एज और रोल नंबर। एक्सेस कैसे करोगे? STU1 डॉट नेम, STU1 डॉट एज, STU1 डॉट रोल नंबर। इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स की वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि सब व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमने कुछ और अन्य चीज को यूज में करने के लिए सोचा कि यहां पे STU1 STU2 जिनकी डेटा टाइप कैसी है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जिसका मतलब है कि हम इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को एज ए बिल्ट इन डेटा टाइप के रूप में यूज नहीं कर सकते। समझिए, INT A, B, C, तो C = A + B कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में ये अगर मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट अलाउड कि स्ट्रक्चर 1 के और स्ट्रक्चर 2 के मेंबर्स की वैल्यूज को हम ऐड करवा दें और वो किसको दे दें? स्ट्रक्चर 3 को। This was our limitation. Another important limitation of C structure is that they do not permit data hiding. Structure members can be directly accessed by the structure variables by any function anywhere in the scope. यहां डेटा हाइडिंग का प्रिंसिपल काम नहीं आता है स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर वेरिएबल की मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? खाली स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम डॉट उसके मेंबर का नाम। और ये किसी भी फंक्शन में अगर हमने ऐसा कर दिया तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मेंबर की वैल्यू को उस फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर लिया जाएगा, बट विद इन दैट स्कोप। अगर मेन फंक्शन में आपने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है तो मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू उसके मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर डेफिनेशन हमारी ग्लोबल है तो हम कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में उस टैग नेम को यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के माध्यम से उस फंक्शन के अंदर उपस्थित स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन उस एड्रेस के जरिए उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। ये जो डेटा हाइडिंग के प्रिंसिपल के खिलाफ है और C++ के अंदर एज पर दी OOP जो कंसेप्ट हैं उनमें ये कहा गया है कि डेटा हाइडिंग होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स या पब्लिक मेंबर्स हैं जिन्हें पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, और हमें वो नहीं करवाना है। C++ supports all the features of the structure as defined in C. C++ में वो तमाम बातें जो स्ट्रक्चर्स की है वो सारी सपोर्ट होती है, बट C++ has expanded its capabilities further to suit its OOP philosophy. लेकिन यहाँ पे C++ में स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है
ताकि वो डबल ओपी वाली जो कंसेप्ट थे वो यहाँ आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएं, इस तरह का यहाँ पे प्रयास किया गया। यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को उतना क्लोज करने का प्रयास किया गया है ताकि हम उन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह यूज कर सके, और एक फैसिलिटी भी दी गई है ताकि हम डेटा हेडिंग कर सके और हमारे डबल ओपी के कंसेप्ट को फुल्ली इंप्लीमेंट कर सके। इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म बाय विच वन टाइप कैन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर टाइप्स। यहां पे एक इनहेरिटेंस का फीचर है जिसके माध्यम से हम एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को दूसरी टाइप में शामिल कर सकते हैं, और ये C++ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन जो है स्ट्रक्चरल क्लास में है वो इतना सा है कि C के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ मेंबर्स ही डिफाइन होते थे, डेटा मेंबर्स। दीज आर द डेटा मेंबर्स बिकॉज इट कंटेन्स डेटा। जबकि C++ में हम स्ट्रक्चर की जगह पे क्या लेंगे, क्लास, और क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स भी होंगे एज वेल एज डेटा मेंबर्स के ऊपर ऑपरेट होने वाले फंक्शंस भी होंगे। उन सभी को हम क्या कहेंगे, मेंबर कहेंगे। इट कैन ऑल्सो डिक्लेयर सम ऑफ इट्स मेंबर्स एज प्राइवेट so that they cannot be accessed directly by the external functions। हाँ, यहाँ पे हमारे को ये लिबर्टी दी गई है कि हम क्लास को डिफाइन करते समय डेटा मेंबर्स को एज वेल एज फंक्शंस को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। जिन जिन मेंबर्स को हमने प्राइवेट के साथ डिक्लेयर किया है वो मेंबर एक्सटर्नल यानी कि बाहर से एक्सेस नहीं किए जा सकते किसी भी रूप में। In C++, structure names are standalone and can be used like any other type names। यहाँ पे as compared to C, struct शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता था टाइप के लिए। यहाँ पे क्लास का नाम ही पर्याप्त है और कोई साथ में वर्ड नहीं चाहिए। किसी अन्य वेरिएबल की डेटा टाइप को क्लास से भी व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा क्लास का नाम होता है स्टूडेंट, तो हम सिर्फ यही लिख सकते थे स्टूडेंट S1 S2। तो S1 S2 क्या हो गए, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि साहब ये तो समझ में आ गया, लगभग C के स्ट्रक्चर के अनुसार ही क्लास का निर्माण होगा। अब हम क्लास को स्पेसिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला, क्लास का डिक्लेरेशन। दूसरा, क्लास के अंदर जो फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए गए हैं, क्लास फंक्शंस, उनकी डेफिनेशंस, तब जाके हमारा कहीं काम पूरा होता है। क्लास एंड क्लास का नाम, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। प्राइवेट कॉलन साइन,
वेरिएबल्स का डिक्लेरेशंस, फंक्शंस का डिक्लेरेशंस, इसी प्रकार से पब्लिक कॉलन साइन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन और फंक्शन का डिक्लेरेशन, बेस क्लोज सेमीकोलन। दिस इज आवर सिंटैक्स टू स्पेसिफाई ए क्लास। किसी भी क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए ये हमारा जनरल तरीका है। यहां पे कीवर्ड हमने क्लास का प्रयोग किया है इन कंपैरिजन ऑफ सी। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हम स्ट्रक्ट का यूज करते थे या क्लास का यूज करते हैं, एंड क्लास इज अ रिजर्व वर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। तो यहां पे ये जो हमने क्लास का नाम दिया है, ये यूजर अपनी मर्जी से, जैसे आइडेंटिफायर को नाम देते हैं वही रूल यहां पे लागू होते हैं, क्लास का नाम दे देंगे। लेकिन क्लास का नाम अपने आप में क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गई है, यानी कि इसे हम यूज कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप के रूप में। क्लास की बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में आएगी। क्लास के डिक्लेरेशन का समापन सेमीकोलन से होगा। यहां दो वर्ड यूज किए गए हैं, प्राइवेट इज ए रिजर्व वर्ड ऑफ सी, पब्लिक इज ए रिजर्व वर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। ये क्या बताते हैं, स्कोप को बताते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी वो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे उनके डेटा टाइप के साथ, या जितने भी फंक्शंस आप डिक्लेयर करोगे वो सब इस स्कोप के अंतर्गत है, यानी कि ये प्राइवेट है, यानी कि इन्हें क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जाएगा। और जो पब्लिक के तहत किए गए हैं उन्हें हम बाहर से भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के मार्फत एक्सेस कर सकते हैं। These are all called function के members, whether it is a data member or a function member, member function. These are called visibility modes. The class member that have been declared as private can be accessed only from within the class. ये जो मेंबर्स हैं प्राइवेट वाले, ये विद इन दी क्लास ही एक्सेस हो पाएंगे, आउटसाइड दी क्लास नहीं हो पाएंगे। और ये जो पब्लिक मेंबर्स हैं इनको हम आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। द यूज ऑफ कीवर्ड प्राइवेट इज ऑप्शनल। अगर हम यहाँ प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, प्राइवेट माना जाएगा। जबकि सी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर लिखते थे वहाँ डिफॉल्ट में कुछ नहीं लिखा होता था, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता था, पब्लिक माना जाता था। यहाँ उल्टा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ प्राइवेट माना जाता है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर नोन एज ए डेटा मेंबर्स and functions are known as member functions. Only the member functions can have access to the private data members and private functions. यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स आपने डिफाइन किए हैं, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, उस क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शन के द्वारा ही उन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। हाउएवर द पब्लिक मेंबर्स, चाहे वो फंक्शन मेंबर हो या डेटा मेंबर हो, उनको आउटसाइड दी क्लास एक्सेस किया जा सकता है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बाय यूजिंग दी सेम क्लास ऑब्जेक्ट।
सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा डॉट उस पब्लिक डेटा मेंबर का नाम या पब्लिक मेंबर फंक्शन का नाम। ये जो बाइंडिंग है कि विद इन द क्लास आपने डेटा मेंबर्स को भी डिफाइन किया हुआ है एंड विद इन द क्लास आपने मेंबर फंक्शन को भी डिफाइन किया हुआ है। इस बाइंडिंग को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। यानी कि एनकैप्सुलेशन क्या है? क्लास के डिफिनेशन। यानी कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं वेदर दे आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स और पब्लिक डेटा मेंबर्स, दीज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मेंबर फंक्शंस ओनली। और वही कहा गया है इससे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है। एक सिंपल क्लास का हम एग्जांपल देखेंगे। क्लास आइटम INT नंबर फ्लोट कॉस्ट पब्लिक गेट डेटा INT A फ्लोट B void put data void। ये हमारी क्लास की डेफिनेशन होगी। यहां पे क्या किया अपन ने? एक क्लास डिफाइन की। उस क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर डिफाइन किए। पहला डेटा मेंबर नंबर whose data type is integer, दूसरा डेटा मेंबर फ्लोट। ये चूंकि अपन ने यहाँ पे आइडेंटिफाई उसको प्राइवेट या पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसे क्या माना जाएगा? प्राइवेट डेटा मेंबर्स माना जाएगा। और पब्लिक के अंतर्गत अपन ने फंक्शन डिफाइन किया। तो ऐसा ही नॉर्मली होता है कि डेटा मेंबर्स हमेशा प्राइवेट रखो और मेंबर फंक्शन हमेशा पब्लिक रखो। यहाँ पे void get data एक फंक्शन है get data नाम का, जो दो वैल्यू लेगा, पहली इंटीजर दूसरी फ्लोट, और रिटर्न टाइप उसकी void है, इसका मतलब कुछ देगा नहीं। एक दूसरा फंक्शन है void put data पैरेंथेसिस में void, यानी कि put data एक दूसरा फंक्शन है जो कि न तो कुछ लेगा नहीं कुछ देगा, यानी कि कुछ करेगा बस। अब हम इस आइटम को यूज करके क्या कर सकते हैं? पहले तो दोनों मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन दीजिए। void get data INT A float B। दो वैल्यू आपने कीबोर्ड से रीड करी। नंबर बराबर A और कॉस्ट बराबर B। ये फंक्शन खत्म। void put data void cout
नंबर, सी आउट, कॉस्ट, ये दोनों मेंबर फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कीबोर्ड से ए की और बी की इनपुट लेगा। ए को असाइन करवा दिया नंबर को, बी को असाइन कर दिया कॉस्ट को, क्योंकि ये जो मेंबर फंक्शन है ये क्लास का है। तो क्लास के मेंबर फंक्शन को अधिकार है कि क्लास के डेटा मेंबर्स को ये एक्सेस कर सके, इसलिए ए की वैल्यू किसको दे दी, नंबर को, और बी की वैल्यू किसकी, कॉस्ट को। उसी प्रकार से पुट डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या करेगा, डायरेक्टली नंबर को एक्सेस करेगा, इसकी वैल्यू को स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा, और उसी प्रकार से कॉस्ट की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस करेगा और डिस्प्ले कर देगा। अब ये तो हमारा क्लास का पूरा हो गया। अब हम चाहेंगे कि मेन फंक्शन के अंदर आइटम शब्द को यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, एक्स और वाई। तो x कैसा हो गया, आइटम जैसा, y कैसा हो गया, आइटम जैसा। क्लियर? अब हम अपने प्रोग्राम में एक्स वाई ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो x के लिए भी सेम यही स्ट्रक्चर है, y के लिए भी सेम यही स्ट्रक्चर है। उसके लिए डेटा और मेंबर फंक्शन अलग रहेंगे, y के डेटा, y के मेंबर फंक्शन भले ही वो सेम है लेकिन वो अलग अलग जगह रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में कल आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम क्लास के मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट। तब तक आप इसको रिवाइज करें, एक बार गौर से देखें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको आसानी समझ में आ सके। थैंक यू।